Through this video, I explain the important point of partnerships and then explain. तो सबसे पहला जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स, इस चैप्टर में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आना ही आना है। हो सकता है 10 मार्क्स का ही कंप्लीट क्वेश्चंस आ जाए। कंप्लीट क्वेश्चन 10 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन ए में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो दो आते हैं 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का इसी में से आ जाए। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वेश्चंस बहुत इजी होता है लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा दे देते हैं जिससे पूरा क्वेश्चंस घूम जाता है। तो हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं और इसके ट्रीटमेंट भी। सबसे पहला पॉइंट है फंडामेंटल पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मालूम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लगाते हैं P&L के डेबिट में दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, कैपिटल में क्रेडिट या करंट अकाउंट में क्रेडिट दिखाते हैं। अब इसमें कितनी कंडीशंस है। पहली कंडीशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अमाउंट चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो ध्यान रखना है कि आपको इसमें अलग अलग निकालना है। बाय द वे पार्टनर की कैपिटल 1 लाख थी, 50,000 उसमें एडिशन और कर दिया, तो 1 लाख पे तो उतने पीरियड पे लगेगा एडिशन से पहले पे, और एडिशन कैपिटल आपकी 1.5 लाख हो गई, एडिशन के बाद उस पीरियड का 1.5 लाख पे लगेगा। बाय द वे कैपिटल विड्रॉल हो गई, तो ये ध्यान रखना है कि विड्रॉल कब हुई है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि एडिशन चेंज किस डेट से हुआ, किस अमाउंट पे, कितने पीरियड पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट तो कर लिया लेकिन लॉस है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा जब तक कुछ स्पेशल ना दिया। तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है, आपने कैलकुलेट करा, बट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज लेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10,000 आया, सारे पार्टनर के कैपिटल का 10,000 आया टोटल करा, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है उसकी अमाउंट 6,000 है, 6,000 है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा 10,000 नहीं मिलेगा, हम 6,000 तक ही देंगे। इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल up to the amount of 6,000 and this is to be distributed among partner in their capital ratio, यानी 6,000 ही मिलेगा और वो भी इनके प्रोपोर्शनेट रेशियो में आप कैलकुलेट जो करेंगे उस रेशियो पे दिखाएंगे। 10,000 जब तक नहीं देंगे जब तक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिए, इन ऑल केसेस पार्टनर हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तभी निकालेंगे फुल अमाउंट 10,000। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इन पार्टनर की कैपिटल, अगर आपका कैपिटल बैलेंस एडिशन ना एडिशन है ना विड्रॉल है बल्कि आपका एसेट साइड में दिया हुआ है, इसमें ओवर विड्रॉल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ये ध्यान रखना, इनसफिशिएंट प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस दे रखा है कैपिटल को तो और लॉसेस केस में, बाकी नॉर्मल पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मालूम है, ड्राइंग गिवन है, तो जब तक प्रोविजन नहीं होगा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर रेट गिवन है, प्रोविजन है, रेट गिवन है तो रेट के लेंगे, अदरवाइज 6% लेंगे। टाइम गिवन नहीं है तो एवरेज पीरियड लेंगे। एवरेज में बच्चे मोस्टली गलती कर जाते हैं, 6 मंथ लेते हैं। भाई ये देखो बिजनेस कितने पीरियड का हुआ है, भाई 10 मंथ का ही हुआ है तो आप उसका हाफ लेंगे, भाई देवे 9 मंथ का हुआ है तो आप 4 और 5 लेंगे। तो यहाँ देख लेना कि एवरेज पीरियड लेते हैं ना कि 6 मंथ लेते हैं। अब पार्टनर ने मैनी टाइम ड्राइंग्स करा है तो रेगुलर है, जैसे 3,000 एवरी क्वार्टरली कर लिया, एवरी हाफ ईयरली कर लिया, या एवरी मंथ फर्स्ट वीक करा है, फर्स्ट डे करा है या लास्ट डे करा है, मिड करा है, तो इसको ध्यान से देखिए दीजिएगा, इस पे इंटरेस्ट ड्राइंग के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जब पार्टनर मेक द ड्राइंग्स मेंटेन। और एक होता है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब है पार्टनर ने जब मन चाहे ड्राइंग कर लिया,
जब मन का ड्राइंग कर लिया, ठीक है, वो बिगनिंग में हो सकता है, एंड में हो सकता है, अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, तो उसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं सम्स ऑफ प्रोडक्ट के पे कैलकुलेट करेंगे। इसको रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने आपकी एक वीडियो भेजी है, वो फिर से भेज देंगे इसमें वीडियो, इसमें हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका करेंट अकाउंट पे, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर क्रेडिट साइड में गिवन है तो इसको पी&एल के डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर ये डेबिट बैलेंस है तो इसको पी&एल के एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पे भी कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। अगर क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो डेबिट में पी&एल में डेबिट दिखाएंगे, और अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाते समय हम इसको क्रेडिट करेंगे। और पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट में हम शो करेंगे क्रेडिट, अगर मिल रहा है तो क्रेडिट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन में ध्यान रखना है, जनरली हम लोग ने लोन की प्रैक्टिस की है। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, जब लोन दे दिया है तो उस पर टाइम गिवन है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। रेट गिवन नहीं है तो 6% लेंगे, और रेट गिवन है तो कैलकुलेट करेंगे। अब एक आता है गारंटी। गारंटी में जो पॉइंट है, गारंटी दो तरह की हो सकती है। एक पार्टनर ने गारंटी दूसरे पार्टनर को दी है तो प्रॉफिट बनाते समय हम कंसीडर करेंगे, जब निकाल लेंगे तब कंसीडर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें जिसने गारंटी दिया उसमें से अमाउंट को कम कर देंगे, दोनों मिलके दिए तो प्रपोर्शनेट अमाउंट को कम कर देंगे। पास एडजस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा, इसको पास एडजस्टमेंट के ऊपर इस बार आने की कंप्लीट मतलब पूरी पूरी तरह से आ सकता है, पॉसिबिलिटी 100% पास एडजस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और वो भी 10 मार्क्स का हो सकता है, या 3 मार्क्स का कोई एक आध पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए। और उसमें वो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा जिसमें आपका प्रॉफिट भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रॉन्गली कैलकुलेट करा हुआ है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आता है आपका एडमिशंस। एडमिशंस में आपको एडमिशंस में रिवैल्यूएशंस बनाते हैं। एडमिशंस में एक बेसिक पॉइंट देख लीजिए, न्यू पार्टनर जब आता है तो वो शेयर्स उन्हीं प्रॉफिट और लॉस में करेंगे जो आफ्टर एडमिशंस है, और बिफोर अगर एडमिशंस है तो केवल ओल्ड पार्टनर को ही मिलता है, न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिलता। तो एडमिशन के समय पे अगर एडमिशन समय में जनरल रिजर्व है, पेंडर प्रॉफिट है, गुडविल है, ये केवल ओल्ड पार्टनर के ओल्ड एसओ में ही बांटते हैं। गुडविल बैलेंस शीट में केवल है, राइट अप करेंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड एसओ में। पेडल प्रॉफिट है, क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड एसओ में। लॉस है, डेबिटेड करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बने, कोई क्लेम नहीं है तो हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड एसओ में ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आफ्टर एडमिशन होता है, आफ्टर एडमिशन कुछ भी होगा तो नया पार्टनर भी करे। इसमें रेशो पे ध्यान दीजिएगा, रेशो की प्रॉब्लम हो सकती है जब कोई पार्टनर अपने शेयर्स का एक डेफिनेट पोर्शन दे रहे हैं, हम रेशो कैसे कैलकुलेट करें। अब इसमें प्रॉब्लम है गुडविल की, गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है, उसको राइट अप करेंगे। नया पार्टनर, सेकेंड पॉइंट, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया तो क्रिएट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाई रेशो में। विड्रॉल भी कर ली उसमें तो डेबिट करेंगे टू कैश के नाम से, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चे जनरली टू गुडविल दिखा देते हैं, वो नहीं होगी। अब नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, अब बिल्कुल लेकर नहीं आया, कोई अमाउंट लेकर नहीं आया, तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को उसके शेयर से डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करेंगे सेक्रीफाई रेशियो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नया पार्टनर थोड़ी गुडविल लाया, थोड़ी गुडविल लेके नहीं आया, तो भाई जो गुडविल लाया उसको क्रेडिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल पे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दिस सेक्रीफाइस। और जब नहीं लेके आया तो करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है या लेके नहीं आ रहा है, किसी ओल्ड पार्टनर का रेशो गेन कर जाता है, राइज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, उस केस में हम गुडविल को भी कंसिडर करेंगे, उसको भी गुडविल, उसके गेनिंग रेशियो में गुडविल शेयर निकालेंगे
और उसकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स डेबिटेड विद दिस शेयर एंड दिस अमाउंट इज टू गिवन टू द ओल्ड पार्टनर हु सैक्रिफाइस, क्रेडिट करेंगे। इस पे ध्यान दीजिएगा, जब एनी ओल्ड पार्टनर रिसीव्स गेन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, उसको शेयर तो नहीं हुए बल्कि उसको अपने पास से गुडविल और देनी पड़ेगी, तो उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिटेड करेंगे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फिलिएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट फिलिएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फिलिएशन फंड क्या होता है भाई, कैसे बनता है, ये प्रॉफिट से बनाया जाता है। पीएनएल को प्रॉफिट जो होता है ओल्ड प्रॉफिट, उसमें से हम राइट अप करते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फिलिएशन फंड, ये लाइबिलिटी साइड में क्या बनता है। इसका पर्पज क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में अगर कमी हो जाती है, एनी डेफिशिएंसी, तो उस डेफिशिएंसी को रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाते हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट फंड से दिखाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट फिलिएशन फंड के ऊपर 3 प्रॉब्लम्स आ सकती है। केवल इन्वेस्टमेंट फिलिएशन फंड दिया और इन्वेस्टमेंट भी दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो भाई प्रॉफिट फिलिएशन फंड तो प्रॉफिट का पार्ट है, इसको ओल्ड पार्टनर में क्रिएट कर दीजिए। ओनली क्रिएट टू द ओल्ड पार्टनर और डू नॉट शोन इन बैलेंस। हमने फिलिएशन फंड अकाउंट को बंद कर दिया बाय क्रिएटिंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। अब इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में कमी आ रही है, ध्यान रखना है कमी, जितनी कमी आ रही है डेफिशिएंसी हो रही है, हम पहले फिलिएशन फंड से ले लेंगे, और अगर फिलिएशन फंड की अमाउंट बच रही है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करेंगे, अदरवाइज क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं प्लेसमेंट 10,000 का है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डिक्रीज हुई है 6,000 से, तो 6,000 को रिवर्स अकाउंट में नहीं दिखाया, हमने फंड में से फिलिएशन फंड में डेबिटेड कर दिया। कितनी अमाउंट बची, 10 माइनस 6 4, 4,000 को हम क्रिएट करेंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड एज में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिलिएशन 10,000 है, फिलिएशन फंड की इन्वेस्टमेंट की जो डिक्रीज हो रही है वो 6,000 है, तो रिवर्स में 6,000 डेबिट नहीं करा, हमने फिलिएशन फंड में डेबिट करा, और बाकी 4,000 को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड एज में क्रिएट कर दिया, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखा दिया लेटेस्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इन्वेस्टमेंट फिलिएशन फंड की अमाउंट में कमी हो रही है, लेकिन वो कमी फंड की अमाउंट से ज्यादा हो रही है। फंड तो 10,000 का था, कमी 15,000 की हो रही है, डिक्रीजमेंट 15,000 का हो रहा है, तो 10,000 तो राइट अप कर लेंगे फिलिएशन फंड से और 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी जब फिलिएशन फंड अकाउंट हमारा खत्म हो जाएगा तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिटेड करेंगे। तो पहले 10,000 फिलिएशन फंड तो उतना भी बंद हो गया, पार्टनर कैपिटल में कोई पॉइंट नहीं दिखाएंगे, और बाकी 5,000 जो डिक्री है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी फिलिएशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ रही है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिलिएशन फंड से कोई लेना देना नहीं है, पूरी अमाउंट को फिलिएशन फंड पार्टनर के ओल्ड पार्टनर में क्रिएट कर दीजिए, और इन्वेस्टमेंट क्या रिवैल्यूएशन में जो आप क्रिएट करते हैं इंक्रीज दिखा दीजिए रिवैल्यूएशन फंड में। अगर इंक्रीज, तो ध्यान रखना है फिलिएशन फंड यूज नहीं हो रहा है पार्टनर में आएगा, थोड़ा यूज हो रहा है थोड़ा नहीं, तो जितना पार्ट रह गया वो पार्टनर कैपिटल में आएगा। अगर फंड की अमाउंट में जरूरत से ज्यादा कमी हो जाती है तो पहले फिलिएशन फंड को क्लोज करेंगे, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी इन्वेस्टमेंट फिलिएशन फंड की तरह होता है, ये भी प्रॉफिट का पार्ट होता है, और इसका पर्पज यही होता है अगर कोई क्लेम राइजेस होता है तो पार्टनर में बांट दिए, तो क्लेम राइजेस होता है तो फंड से लीजिए, और अगर फंड का यूटिलाइज नहीं हो रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो कोई क्लेम नहीं हो रहा है, तो हम पार्टनर कैपिटल में क्रिएट करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 4 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशंस, केवल वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया नो क्लेम, पूरी अमाउंट को क्रिएट कर दिए, वर्कमैन कंपनसेशन को क्लोज कर दीजिए बाय क्रिएटिंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड एज। फिलिएशन फंड है, सॉरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है और क्लेम ही दिया है, तो सबसे पहले क्लेम के अमाउंट को वर्कमैन कंपनसेशन फंड से कम करिए, यानी वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 है, क्लेम 6,000 का है, तो हमने 6,000 को कम डेबिटेड कर दिया, 4,000 क्लेम को वर्कमैन कंपनसेशन फंड को 4,000 को हमने ओल्ड पार्टनर में क्रिएट कर दिया,
फिर से सुनिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 10,000 है, क्लेम की अमाउंट 6,000 है। तो पहले हमने 6,000 को वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से डेबिट करा, जनरेटी बनी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम। अब बाकी जो 4 है बचा वो पार्टनर है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल नहीं ओल्ड पार्टनर। तो पॉइंट क्या है कि क्लेम के अमाउंट को पहले हमने फंड से ले लिया और बाकी जो फंड बचा ओल्ड पार्टनर में क्रिएट कर दिया। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड तो बंद हो गया, क्लेम को हम न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की अमाउंट ज्यादा आ जाती है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है लेकिन क्लेम की अमाउंट ज्यादा है, यानी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 10 है, क्लेम की अमाउंट 18,000 हो गई। तो हम 10,000 तो हम पहले फंड से ले लेंगे, 8,000 को हम रिवेज अकाउंट में दिखाएंगे, बिल्कुल फ्लेशन फंड की तरह। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो बंद हो गया लेकिन क्लेम 10 प्लस 8 18,000 न्यू बैलेंस देखें। इसका मतलब हो गया क्लेम को चाहे क्लेम कितनी ही अमाउंट का हो हम न्यू लाइबिलिटीज में यानी न्यू बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट में दो तरह का है। एक ये कैपिटल एडजस्टमेंट जब होगा जब आप रिवर्स अकाउंट बना लेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, उसके टोटल करके बैलेंसेस भी ले आएंगे। इसके बाद आप कैपिटल एडजस्टमेंट करें, यानी जो आपने बैलेंसेस निकाले हैं क्लोजिंग बैलेंस वो टोटल के नीचे क्रेडिट साइड में बैलेंस ले लीजिए। अब पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, ओल्ड पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्टेड करते हैं। तो सबसे यहाँ पे 3 स्टेप है। सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल, फिर एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे ओल्ड पार्टनर की, फिर हम निकालेंगे ब्रिंग और विड्रॉल। तो पहला पॉइंट है टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल के लिए हम कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर एंड हिज प्रॉफिट शेयर्स। नया पार्टनर 1,00,000 कैपिटल लाया है, उसका शेयर 1/5 है, तो 1/5 इज इक्वल टू 1,00,000। टोटल कैपिटल 1,00,000 इंटू 5/1 5,00,000, ये टोटल कैपिटल आ गई। अब एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर की निकालेंगे, तो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा हमें ओल्ड पार्टनर के। तो एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर न्यू रेशियो इनटू टोटल कैपिटल, जो 5,00,000 निकालिए, ये सेकंड स्टेप्स हो जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। अब इस बैलेंस को हम डेबिट साइड में दिखा देंगे क्लोजिंग बैलेंस के रूप में। अब ब्रिंग कब होगा और विड्रॉल कब होगा। जब क्रेडिट साइज ज्यादा है यानी कैपिटल पार्टनर की ज्यादा है तो विड्रॉल करेगा, डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। और अगर क्रेडिट साइड कम है, पार्टनर की कैपिटल कम है, तो वो ब्रिंग करेगा। जब पार्टनर की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, कैपिटल कम होगी। तो कैश से करें तो कैश कर देंगे, बैंक करें तो बैंक कर देंगे, करंट अकाउंट के थ्रू करें तो करंट अकाउंट कर देंगे, लोन करें तो लोन कर देंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश आर टू बैंक आर टू लोन टू करंट। और ये करंट अकाउंट को हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, लोन को लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे न्यू बैलेंस शीट की। और कैश है या बैंक है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से माइनस करेंगे। और अगर बाय द वे डेबिट साइज ज्यादा है यानी क्रेडिट साइड कम है तो पार्टनर ब्रिंग करेगा, तो बाई बैंक बाई कैश बाई करंट बाई लोन दिखा सकते हैं। और कैश आएगा तो ऐड कर देंगे, करंट अकाउंट आया तो करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे, और अगर लोन है लोन को एसेट साइड में दिखाएंगे। अब आता है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल तो दे रखी है, नए पार्टनर की कैपिटल हमें निकालनी है। हाउ वी कैलकुलेट द न्यू पार्टनर कैपिटल। उस केस में भी हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल लेकर आ रहा है अमाउंट नहीं गिवन बाई बैंक लिख के छोड़ देंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, दोनों के कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। जो ओल्ड पार्टनर उन दो के जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको टोटल कर लीजिए। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, सम्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर जो हमने करे थे, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। रिमेनिंग रेशियो मान लो दोनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल कराइए अभी का, उसका 1,80,000 है, नया पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो 1/5 1 माइनस 1/5 4/5, तो रिमेनिंग रेशियो आया 4, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो टोटल कैपिटल आप निकाल सकते हैं, टोटल कैपिटल मींस द सम्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग रेशियो। इसके बाद लेकर आएगा बाई बैंक से निकाल दें। कैपिटल एडजस्टमेंट 100% आएगा अगर एडमिशन का क्वेश्चन आया, एडमिशन का क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार रिटायरमेंट आया था। रिटायरमेंट में बस एक बात ध्यान में रखना, रिटायरमेंट में भी वही पॉइंट हो सकती है, गुडविल बैलेंस शीट में दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फिनेंशियल फंड हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो सकता है, वही ट्रीटमेंट है। बस रिटायरिंग का ये मीनिंग देख लीजिए, रिटायरिंग पार्टनर पास के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
न्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट कर रहे थे, ओल्ड पार्टनर में या ऑल पार्टनर्स में करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है या इन्वेस्टमेंट फिलिशन फंड है या ऑल पार्टनर होगा, ट्रीटमेंट वही होगा। अब रिटायरिंग पार्टनर में जो एक पॉइंट आता है वो गुडविल का है, गुडविल एडजस्टेड करेंगे, बैलेंस शीट में गुडविल भी हम राइट अप कर देंगे। अब गुडविल जब एडजस्टेड करते हैं तो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हुए पार्टनर हैं उनको डेबिट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है आपसे गुडविल कैलकुलेट करा ली जाए सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, वो आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें से न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे। बाय द वे रिटायर पार्टनर एक है, रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर है 1/5, वो रिटायर हो रहा है। गुडविल को वैल्यूट करना है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, तो आपने सुपर प्रॉफिट बेस पे गुडविल को कैलकुलेट कर लिया, बाय द वे 1 लाख का है। अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 1/5 है, 1 लाख का 1/5 निकाला 20,000। इसको एडजस्ट कैसे, रिटायरिंग पार्टनर को क्रिएट कर दीजिए और रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट करिए इन देयर गेनिंग रेशियो, यानी सी रिटायर हो रहा है, ए और बी रिमेनिंग पार्टनर, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू सी, तो ये गुडविल एडजस्टेड कहलाती है। रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को आप क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज कैसे करते हैं भाई, उसको कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कर दीजिए, लोन में करें लोन कर दीजिए, अगर उसको बिल्स पेबल दे रहे हैं 3 तो बिल्स पेबल दे दिए 2 बिल्स पेबल, लेकिन ध्यान रखना है बिल्स पेबल कितने मंथ का दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट को पहले क्रेडिट करेंगे। बाल दिवस का रिटायरिंग पार्टनर का टोटल आया 5 लाख बैलेंस आया, अब उसको हम 5 महीने का या 6 महीने का बिल्स पेबल दे रहे हैं, तो बिल्स पेबल निकालेंगे 5 लाख, 5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, उस इंटरेस्ट को पहले रिटायरिंग पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे, इसके बाद बैलेंस निकालेंगे बिल्स पेबल का। मान लो इंटरेस्ट आया 2000, तो 5,02,000 से बिल्स पेबल दिखाएंगे, 2000 पहले क्रिएट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर में इंटरेस्ट निकाल के बाद, और उसका पेमेंट अब 5,02,000, 5 लाख जो बिल्स पेबल होगा 5 लाख नहीं होगा 5,02,000, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिटायरमेंट के और कैपिटल रिटायरमेंट के बाद आपका जो डेथ आता है, डेथ चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर की तरह है। उसमें आपको ध्यान है जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डेथ पीरियड तक अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो कैलकुलेट कर दीजिए, उसके पार्टनर कैपिटल में डेबिट क्रेडिट कर देंगे, डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस। बाकी बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह गुडविल बैलेंस शीट राइट अप कर दीजिए, गुडविल वैल्यूड करा है इसको क्रिएट कर दीजिए, रिवर्सल प्रॉफिट हुआ है तो क्रिएट कर दिए, लॉस है तो डेबिट कर दीजिए। और जो पॉइंट है वो है आपका रिटायरिंग पार्टनर, वो सॉरी डेथ पार्टनर, डेथ डेथ में अगर उसको हम डेथ पार्टनर का लोन अकाउंट दे रखा है तो उसको लोन अकाउंट को मर्जर कर देंगे आप, किसमें, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दिखा है करंट अकाउंट को मर्जर कर देंगे, करंट अकाउंट का अगर बैलेंस एसेट साइड में दिया है तो डेबिट में कर देंगे, लाइबिलिटी साइड में दिया है तो क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर लोन अकाउंट एसेट में दिया है तो डेबिट पार्टनर कैपिटल में दिखा देंगे, लाइबिलिटी साइड में दिया तो उसको क्रेडिट कर देंगे, मर्जर कर देना है आपको कैपिटल अकाउंट में जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ओके, तो यहाँ पे आपको इसको क्लोज करेंगे एजुकेटर अकाउंट से, और एजुकेटर अकाउंट का लोन अकाउंट पूछा जा सकता है एजुकेटर अकाउंट का, उसमें इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं तो उसकी वेल प्रैक्टिस कर लिए। अब आता है डिसोल्यूशंस। हाँ, डिसोल्यूशंस चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें मोस्टली रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट की ही होती है। अब रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं तो इसमें आपको मालूम है बेसिक में आपको बता रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, वो है पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, वर्कमैन कंपल्सन फंड अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फिलिशन फंड अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, इसको डेबिटेड कर देंगे रिलायंस अकाउंट में, बंद कर दिया, डेबिट कर दिया रिलायंस अकाउंट में। ओके, क्योंकि आपके इसको जब बंद कराया तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी एंट्री हो गई रिलायंस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फिलिशन, वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बस इसको पेमेंट बट कुछ नहीं करना है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपके पार्टनर के करंट अकाउंट दे रखे हैं बैलेंस, करंट अकाउंट को भी कैपिटल अकाउंट में मर्जर कर दिया, रिलायंस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे,
करंट अकाउंट बैलेंस गिवन, इसको भी क्लोज कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। सेम थी, अगर एसेट में दिया है तो आपको डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दीजिए, अगर लाइबिलिटी साइड में दिया है तो उसको बाई करंट कैपिटल अकाउंट में क्रिएट कर दीजिए। क्लोज करना है, करंट अकाउंट नहीं बनाना है हमें, केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब तीसरा पॉइंट है आपका कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब बच्चे इसमें फंड के नाम से कंफ्यूज कर जाते हैं। भाई कुछ नहीं है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी से, इसको ट्रांसफर भी करेंगे और पे अप भी करेंगे। ट्रांसफर करेंगे रियलाइज अकाउंट में, क्लोज कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, क्योंकि क्लोज करना है क्रिएट करें, और इसको पेमेंट भी करेंगे। पार्टनर लोन और पार्टनर रिलेटेड लोन, इन दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। पार्टनर लोन है तो उसको रियलाइज अकाउंट में जब तक नहीं दिखाएंगे जब तक इसकी अमाउंट फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। और पार्टनर का रिलेटिव है, इन स्पाउस है, ब्रदर है, वाइफ है, उसको ट्रांसफर भी करेंगे और सेटलमेंट जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नहीं दिया है तो पेमेंट करना, यानी किसी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के पेमेंट के बारे में नहीं दिया है तो आपको भाई पेमेंट तो करना ही करना है। आप पेमेंट से नहीं बच सकते हैं कि आप सोचें पार्टनर की वाइफ या ब्रदर लोन दे रखा है, आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, आपको पेमेंट भी करना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आपको पेमेंट भी करना है। दो, अब आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में पहले आप देखिएगा पार्टनर लोन अकाउंट कहाँ दिया है, एसेट साइड में दिया है या लायबिलिटी साइड में दिया है। अगर एसेट साइड में दिया है तो पार्टनर कैपिटल में मर्जर कर दीजिए, डेबिट कर दिए टू लोन अकाउंट, खत्म, अगर एसेट साइड में दिया है। लेकिन अगर पार्टनर का लोन लायबिलिटी साइड में दिया है तो आपको कैपिटल अकाउंट रियलाइज अकाउंट में नहीं दिखाना है, आपको लोन अकाउंट क्लोज नहीं करना है जब तक सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो जाता। अब पार्टनर का लोन अकाउंट मान लो 5,000 दे रखा है, आपने रियलाइज अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाया, लोन अकाउंट में क्रेडिट दिखा दिया। अब लिखा है जब सब कुछ हो गया पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट मस्ट है। अब बाई द वे 5,000 दिया, पार्टनर के लोन का पेमेंट हम 5,500 कर रहे हैं विद इंटरेस्ट, तो अमाउंट चेंज हो गई, 5,500 पेमेंट करना है इंटरेस्ट, तो उस इंटरेस्ट को रियलाइजेशन अकाउंट में पहले हम डेबिटेड करेंगे केवल 5 मिनट, क्योंकि अब जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो उसके ड्यू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन, लोन अकाउंट में क्रेडिट 500 हो गया, अब पेमेंट कर दिए 5,500। तो ध्यान रखना है कि अगर लोन अकाउंट में अगर आपकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो रही है इंटरेस्ट की वजह से, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। और अगर डिक्रीज हो रही है, हमें कम पेमेंट करना पड़ रहा है, तो केवल जो कम हो रही है उसको लोन अकाउंट में डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मान लो 5,000 की जगह हमें 4,000 ही पेमेंट करना पड़ रहा है, तो उसने हमें रिबेट दे दी 1,000 की, तो इसकी एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइज, 1,000 से पहले एंट्री करनी है। तो फ्लेशन फंड सॉरी पार्टनर लोन अकाउंट जो लायबिलिटी साइड में गिवन है उसको रियलाइज अकाउंट में जब तक नहीं दिखाएंगे जब तक कि इसके अमाउंट में चेंज नहीं होता है। और चेंज इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करिए, रियलाइज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, और अगर कम हो रहा है तो पार्टनर लोन अकाउंट को डेबिट करिए टू रियलाइज। अब पेमेंट पूरा कर दीजिए, पूरा है मतलब एडजस्टेड जो पेमेंट है उसको पेमेंट कर दीजिए। बैलेंस शीट में हाँ रियलाइजेशन में और एक पॉइंट आता है, कोई टेंजिबल एसेट दे रखी है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आपने ट्रांसफर करा, पेमेंट भी लेना है, रियलाइज भी करना है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन से ये दे रखा है, आपने ट्रांसफर तो कर दिया, आप कहेंगे रियलाइज अमाउंट तो दी नहीं है, नहीं दी है तो हम उसका फुल अमाउंट से रियलाइज करेंगे। बच्चे इस जगह गलती करते हैं कि लैंड बिल्डिंग 40,000 दिया हुआ है, नीचे रियलाइज अमाउंट नहीं दे रखी है तो छोड़ देते हैं, नहीं पूरी 40,000 रियलाइज करना है अगर नहीं दिया रखा। हाँ इंटेंजिबल एसेट्स के साथ ऐसा हो सकता है, अगर ऊपर इंफॉर्मेशन दी है रियलाइज नहीं दी मत रियलाइज करिए। ऊपर पेटेंट दे रखा है 40,000, नीचे कुछ भी नहीं दिया है, आप क्या करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, जीरो हो गया। ओके अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, उसको रियलाइज अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, केवल सेटलमेंट का होता है। अब अनरियलाइज एसेट से अनरियलाइज लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, किसी की अमाउंट नहीं दे रखी है, अनरियलाइज अमाउंट जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज 40,000 की थी, अनरिकॉर्डेड एसेट 50,000 की थी,
आपने अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 40,000 की है, रियलाइज अमाउंट हमारी 30 है तो 30 से रियलाइज कर लीजिए। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आपकी 40,000 की है, आपको पेमेंट केवल 20,000 करना है तो 20,000 से पेमेंट कर, 40,000 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बाई द वे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट अनरिकॉर्डेड एसेट से करना पड़ रहा है तो ध्यान रखना कि अमाउंट दोनों की नहीं दे रखी है रियलाइज, कोई एंट्री नहीं करेंगे। जितनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है उतनी अमाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट मान ली जाती है, और जब दोनों की अमाउंट इक्वल होती है कोई एंट्री नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज 40,000 की है, अनरिकॉर्डेड एसेट 25,000 से हमने पेमेंट कर दिया, रेस्ट पेमेंट हमने कैसे करा, तो रेस्ट पेमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज 25,000, कितना बचा, 40,000 की थी, 25,000 पेमेंट करा, कितना बचा, 15,000, इसको 15,000 को आपने पेमेंट कर दिया और बाय द वे एसेट है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके कुछ जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते थे, वो आपको दिया है। अब इसमें आ सकता है जी मैडम बैलेंस शीट कई सालों से नहीं आ रही है, उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, आपको बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट हिडन इंफॉर्मेशन निकालेंगे, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर चांस मिला तो ये अनरिकॉर्डेड वो मैडम बैलेंस शीट के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, हाँ एक पॉइंट और है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में ध्यान रखना कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो नॉर्मली तो रिलाइज एक्सपेंसेस आप पेमेंट कर देंगे, पार्टनर कर रहा है पार्टनर के नाम से कर देंगे, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट दिखा देंगे, फॉर्म पे कर रही है टू बैंक दिखा देंगे, रियलाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये पे पॉइंट आ रहा है कि पार्टनर सिर्फ फॉर्म पार्टनर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, उसके साथ कमीशन भी दे रही है कि भाई एक पार्टनर है उसको 40,000 रुपये दे दिए, 40,000 रुपये इसकी तो एंट्री करेंगे रियलाइज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और कहा गई जितने भी रियलाइज एक्सपेंसेस है तुम्हें पेमेंट करना है, कोई एंट्री नहीं करें, चाहे 40 हो, 40 से कम हो, ज्यादा हो, उसकी कोई एंट्री, रियलाइज एक्सपेंस 50,000 हुआ कोई एंट्री नहीं होगी, 30,000 हो गया कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ अगर इस अमाउंट का पेमेंट जो पार्टनर की जिम्मेदारी थी फर्म ने पे कर दिया तो उस केस में एंट्री करेंगे, क्योंकि पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन से। ठीक है, तो पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म पे करे तभी एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। ओके।